अच्छा, गैस लाइटिंग के बारे में बात हो रही थी, आपने वेपन्स की बात की थी, सही है, तो इसको पिछली एपिसोड से हम कनेक्ट करेंगे। ये हाफ बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि गैस लाइटिंग का जो फिनोमिनन है ना, ये मुझे कुछ अर्से पहले ही पता चला। मैंने अपनी बेगम को भी बताया, समझाया, उसने कहा यार शिट, ये तो कितना होता हुआ आ रहा है, ये तो मेरे घर से होता हुआ आ रहा है, ये तो पीछे से टीचर्स भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो गैस लाइटिंग का फिर एक बड़ी ज़बरदस्त वीडियो मैंने देखी थी, तो उसमें बड़े सहल अल्फाज में समझाया गया था कि गैस लाइटिंग का एक जो कॉन्सेप्ट है ना, वो एक ऐसे एनेक्डोट से आया है कि एक हस्बैंड होता है जिसको अपने वाइफ की जायदाद चाहिए होती है, ठीक है। तो वो क्या करता है, घर की गैस लाइटिंग का पुराना वाक़या है, गैस लाइट्स जो होती है ना उसको थोड़ा मध्यम करता रहता है, और बेगम से बोलता है कि जब बेगम बोलती है ना कि ये मध्यम क्यों हो रही हैं, तो बोलता है कि सही तो है, तुम्हें किसने कहा। तो उसको प्रूफ करना होता है कि वो दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है उसकी बेगम का, ताकि जायदाद उसके हिस्से में आ जाए। तो एक वक्त आता है वो बार बार ये करता रहता है, तो इतना एक्सट्रीम पे पहुंच जाता है कि उसकी बेगम एक्सेप्ट करने लगती है कि उसके साथ वाकई कोई दिमागी मसला है, कि वो उसको नज़र आ रहा है, इसके मियाँ को ऐसा लग नहीं रहा। तो मतलब फ़ायदा उसका हो रहा होता है, लेकिन वो मैनिपुलेट कर रहा होता है। तो जितनी मैनिपुलेटिव स्ट्रैटेजीज होती हैं, जिसे हम मैनिपुलेशन कहते हैं, बिल्कुल, तो ये गैस लाइटिंग में आती है। ये पेरेंट्स भी कर रहे होते हैं, या हस्बैंड वाइफ सब कर रहे होते हैं, टीचर्स भी कर रहे होते हैं। तो वो कौन से रिलेशनशिप में कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपने नोट डाउन भी किया, मैं चाहूँगा कि आप उनको एलैबोरेट करें वन बाय वन, जो कि लोगों को समझ में आ जाए कि यार ये रिलेशनशिप में ये हो रहा है, तो ये रेड फ्लैग से ज़्यादा रेड है। हाँ, मतलब ये एक हथियार है, ये एक वेपन है। सो गैस लाइटिंग में अगर आपको महसूस होने लगे कि कोई भी शख्स, आप चाहे जॉइंट सिस्टम में हैं, चाहे आप अलग रहते हैं, जो भी आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, अगर समहाउ वो आपको इस सेल्फ डाउट में डाल दे कि आप सेन हैं भी कि नहीं, आप सही सोच भी रहे हैं कि नहीं, आपको सारे वक्त यही होने लगे कि ओ अच्छा, पता नहीं तुम ही ठीक कह रहे होगे, फिर शायद मैं गलत हूँ, तो ये शायद मैं गलत हूँ, और फिर हमारा एक इंटरनल डायलॉग बन जाता है, मैं ही गलत हूँ। तो अगर माइंड गेम्स की बात करें तो बात खाली ये नहीं है कि मतलब आपको किसी ने कुछ बोला और आपको एहसास होगा अच्छा मैं ठीक नहीं हूँ, मैं गलत हूँ। इट्स वे मोर देन दैट एंड मोर डीप रूटेड देन दैट, क्योंकि किसी किसी के लिए ये नॉर्म हो सकता है, बात ही इस लहजे में होती है, बात इस तरह से होती है, बात ही उस तंज से होती है। तंज मजाक बोलता है, बट तंज तो एक वेपन है। मजाक में बहुत बड़ी बातें कर जाते हैं लोग। जुबानी बात करना, हमारी उर्दू ज़बान ऐसी है कि आप इसमें अगले को जो मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, बगैर कहे भी वो मैसेज पहुंचाया जा सकता है, राइट। आपको जिस तरह होते हैं ना कि बहू को बोलो तो क्या बेटी को बोलो तो बहू को कान होते। मैंने जब ये पहली दफ़ा सुना तो मैं बहुत हैरान हुई। बेटी को कहो तो बहू को कान होते, बेटी को कहो तो बहू को कान होते का मतलब है कि आप अपनी बेटी को ऊंचा ऊंचा बोल दे, देखो भाई ऐसे नहीं, यूँ नहीं करो, ये, ताकि मैसेज बहू तक पहुंच जाए। ये देसी कल्चर की टैक्टिक्स हैं, ठीक है। सो ये चीज़ कॉमन है, प्रेवेलेंट है हमारे यहाँ, और हर ऐसे अच्छे रिश्ते के लिए नुकसानदेह, क्योंकि अल्टीमेटली आप क्या फ्लरिश करें, एक दूसरे के दिल में एक दूरत फ्लरिश करें, आप रिश्ते को मजबूत नहीं कर रहे इस तरह से। जो बात करनी है बैठ के इत्मीनान से करें, आमने सामने बैठ के करें कि देखिए ये सही है, ये आई कैन डू, मेरी ये लिमिटेशन है, मैं इस हेड स्पेस पे हूँ कि मैं ये कर सकती हूँ, ये नहीं कर सकती। लेकिन अगर ये माइंड गेम आदत है फॉर एग्जांपल, और किसी ऐसे अथॉरिटेटिव फिगर की तरफ से आ रहा है, तो व्हाट आर द वेपन्स अगेंस्ट दैट वेपन, मतलब क्या स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं उसको काउंटर करने के लिए? वहाँ दो तरीके होते हैं ना, एक तो आपने कन्फ्रंट करना होता है, ठीक है, एक होता है ओपन कन्फ्रंटेशन, जो कि आमतौर से अच्छा नहीं होता, इट्स अ डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन, बैकलैश भी मिलता है, बैकफायर भी होता है। अगर फिर गैस लाइटिंग का ना दूसरा वो आ जाता है आपके पास, यू नो, एंड देन कम्स डिनाइल एंड डिफ्लेक्शन। डिनाइल और डिफ्लेक्शन क्या होता है, एक तो मैनिपुलेटिव माइंड गेम हो गया, डिनाइल और डिफ्लेक्शन होता है नहीं ऐसा तो नहीं है, ये तो तुम समझ रही हो, ऐसा है नहीं, एंड डिफ्लेक्शन तो तब भी ऐसे हुआ था, तब भी यू दे विल गिव यू एग्जांपल्स टू एक्चुअली मेक अ पॉइंट कि वो ही सही है। डिफ्लेक्ट का सिर्फ ये कि अपनी तरफ तीर आता हुआ मोड़ देना है आप, नहीं ऐसा तो नहीं, अपनी तरफ, हाँ बिल्कुल अपनी तरफ तीर आता हुआ मोड़ देना। इसके अलावा भी देयर वाज समथिंग जो बहुत ज़्यादा होती है, स्पेशली व्हेन इट्स पेरेंट्स इन्वॉल्व, इमोशनल मैनिपुलेशन। तुम्हारे बाप जिंदा होते
तो आज ये दिन देखना पड़ता टाइप्स बातें, या यू नो बहुत से ऐसे डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं जहाँ इंटेंशन नहीं होता ख़राब करने का रिश्ते को, लेकिन अल्फाज का इस्तेमाल गैसलाइटिंग करता है जिसकी वजह से रिश्ता ख़राब होता है। 2 अनयूजुअल एग्जांपल्स मुझे याद आ रही हैं। एक कुछ अर्से पहले मैंने ये नोट किया था कि एक मैंने खातून को देखा था, अपने बच्चे को बोली तुमने नमाज़ नहीं पढ़ता ना इसलिए ऐसा होता है, नमाज नहीं पढ़ी ना इसलिए ऐसा हुआ। थ्रोइंग गिल्ट, हाँ, थ्रोइंग गिल्ट, ये गिल्ट डेवलप करना। एक और एक BBC उर्दू पे एक पेज पे एक बंदे, एक साइकोलॉजिस्ट थे वो भी शायद, तो वो बेसिकली होमोसेक्सुअलिटी का शिकार हुए थे एक ज़माने में, और उसके बाद अब उनकी 2 बेटियां थीं, तो वो बेसिकली बताना चाह रहे थे कि होमोसेक्सुअलिटी या फिर इस तरह का जो चाइल्ड अब्यूज़ होता है ना घर पे, इस तरह शुरू हुआ था मेरे साथ कि हमारे 2 लड़के आते थे, मैं मुश्किल से 4-5 साल का होऊंगा, वो 8-10 साल के 2 12 साल के लड़के थे जो मेट के तौर पर घर पर काम करते थे। तो वो उसको फिज़िकली अब्यूज़ करते थे क्योंकि घर पे अम्मा अब्बा छोड़ के चले जाते थे उसको। लेकिन जब भी उसने ये चाहा कि वो उनको तड़ी दे या फिर थोड़ा सा वो करे कि भाई बता दूंगा अम्मा अब्बा को, ये कर दूंगा, रेजिस्ट करे, तो वो उसको गिल्टी फील कराते थे कि तुम्हें मज़ा आता है, तुम्हारी वजह से हम ये कर रहे हैं। फहद है ये इसका ताल्लुक होमोसेक्सुअलिटी से तो नहीं, बट पीडोफिलिया से। सो पीडोफाइल्स यूज गैसलाइटिंग, पीडोफाइल्स यूज गैसलाइटिंग। उसने कहा कि ये मुझे बाद में समझ में आया कि मैं बेसिकली 4-5 साल तक अब्यूज़ होता रहा, इसलिए नहीं बोला क्योंकि मेरे अंदर वो गिल्ट डेवलप हो गया था जो उन्होंने किया था। ऑल्सो गैसलाइटिंग ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और नमाज नहीं पढ़ा जब ये मतलब उन्होंने बेसिकली एक तो अल्लाह ताला से डरा दिया बिल्कुल, और फिर नमाज नहीं पढ़ोगे तो ये सब कुछ हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, उसको गिल्ट क्रिएट कर दिया। गिल्ट और फियर, किसी के अंदर खौफ इंड्यूस करना, किसी को खौफजदा कर देना, ये भी वेपन के तौर पे यूज़ होता है। थ्रोइंग गिल्ट इज़ द ईजीएस्ट। मेंटली मफलूज कर देना, यस, मेंटल मफलूज करना। इस सब से होता क्या है फहद, जो चीज़ आपको बर्बाद करती है वो है जब आपकी सेल्फ एस्टीम और सेल्फ वर्थ ज़ीरो हो जाती है सुन के ऐसे माहौल की वजह से। सो आपने क्रिएट क्या किया है, ये गैस लाइटिंग क्रिएट करती है एक नेगेटिव इन्वायरमेंट, ऐसा इन्वायरमेंट जो आपके लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, और ये एक के लिए नहीं, सबके लिए हेल्दी नहीं है ऐसा इन्वायरमेंट। जो गैस लाइट कर रहा है वो तो इमोशनली वैसे ही बेचारा गया गुजरा हुआ है। हाँ, मतलब उसमें वो कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि वो उसका जो वर्बेटम है, जो उसकी लैंग्वेज का यूज़ है, जो उसकी बात करने का तरीका है, अल्फाज का चुनाव है, उस सब को ट्विकिंग की और बेहतर करने की ज़रूरत है। उसकी वजह से वो एक गंदी मछली तालाब को जो गंदा करती है, तो उसकी वजह से जो एनवायरनमेंट क्रिएट होता है वो भी हेल्दी नहीं होता, तो जो रहने वाले वो तमाम लोग सफ़र करते हैं। अब आप ये सोचें कि अगर इनमें से किसी एक को भी थोड़ा सा शऊर आ जाए और वो इस पे काम करना शुरू कर दें, तो इसमें सबसे पहले तो दरगुजर करना होगा, उसको मौका देना होगा बेहतर होने का। हम में बहुत से लोगों के पास पेशेंस नहीं है, टॉलरेंस नहीं है। कोई किसी को कितने दिन बर्दाश्त करता है? ठीक है, लोग साथ तब रह पाते हैं जब उनकी बाउंड्री स्ट्रॉन्ग हो। किसी की बाउंड्री तोड़ देना भी वेपन है ना, और वो बाउंड्री तोड़ने के लिए चाहे इमोशनल मैनिपुलेशन हो, चाहे उनको अगेन वही वंडर वुमन वाला टाइप, सुपर वुमन टाइप बनना हो, वो अपनी खुद ही बाउंड्री तोड़ देते हैं कि जी अच्छा ये जिम्मेदारी भी मैं ले लूँ, वो जिम्मेदारी भी मैं ले लूँ, ऐसा भी होता है। तो आपको जो ये तमाम वेपन, सार्केज़म, गैसलाइटिंग, इमोशनल अनअवेलेबिलिटी, एक होता है कि आपको ऐसा लगे कि आप बात कर रहे हो और आगे दीवार है। एक इमोशनली अनअवेलेबल इंसान, चाहे फिर वो वाइफ है चाहे हस्बैंड है, वो सुनता रहे बट उसका कोई इनपुट नहीं, वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा इमोशनली, बिल्कुल ऐसे जैसे एक दीवार से आप बात करें। या फिर एक और वेपन है साइलेंट ट्रीटमेंट, लंबी खामोशी। ये वैसे मेरा हथियार है। ठीक है, देखें, खामोशी आपकी कभी कभी काम आती है, बट मैं क्योंकि कोच हूँ, आई एम बिलीवर कि कम्युनिकेशन हर चीज़ को बेहतर कर सकती है। खामोशी कब इख्तियार करें, इसका शऊर होना चाहिए। हाँ, खामोशी का वेपन आई थिंक मर्द ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि औरतें बोलती ज़्यादा है, इमोशनल भड़ास निकालती है ना, या नहीं तो सोशल मीडिया पे अक्सर ख़वातीन जो कि इमोशनल टर्मोइल से गुजर रही हूँ, डिवोर्स से या कस्टडी केस से गुजर रही हूँ, उनके दिल बहुत भरे हुए होते हैं। मैं
मुझे ये मानना बहुत मुश्किल लगता है कि किसी ने कोशिश नहीं की। दोनों में से कोई एक कोशिश कर रहा है ना, तो वो डिसअपॉइंट भी होगा, क्योंकि कपल का मतलब है दोनों कोशिश, एफर्ट दोनों को करना है। दोनों कोई वेपन यूज़ नहीं कर सकते। एक और वेपन है फहद कि पुरानी बात निकाल के मुंह पे मार देना, तुमने ऐसे किया था 10 साल पहले, तो ऐसे। ठीक है, सो हमें ट्रेन करना होगा अपने दिमाग को कि हमारे इंटरनल डायलॉग में हम अपने आप के ऊपर हार्ड ना हो, वो बातें रिपीट करके कि मैं ऐसी थी, मैं ऐसी थी, मैं ऐसी थी, मैं ये सबसे ज़्यादा प्रिवेलिंग है वैसे, क्योंकि वो जो मूवी आई थी ना प्यार का पंचनामा, जिसमें एक बहुत लंबा मोनोलॉग था उस बंदे का कि वो बंदी क्या करती है, बजूका के तौर पे यूज़ करती है, 12 साल पुरानी बात उठा के लाएगी और ऐसे दे के मारेगी, आपके फरिश्तों को नहीं पता होता कि यार ये कैसे हो गया। सेम इज द केस विद मी, मेरे साथ भी कभी कभी होता है कि हैं ऐसा भी हुआ था, अच्छा हुआ होगा। तो देखिए, मेरा मानना है कि ग्रजेस रखने से आपका अपना दिल भारी होता है। सो ग्रजेस रखने के बजाय बी ओपन और दिल को साफ करें। दिल को साफ करने के तरीके ढूंढें, और तरीके जब आप ढूंढने लगेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। तो आप वो नेगेटिव चीज़ों को छोड़ना, आप खुद लेट गो करेंगे उन चीज़ों को। देखें, लव इज़ नॉट जस्ट एक्सेप्टिंग एवरीथिंग, लव इज़ ऑल्सो लेटिंग गो ऑफ थिंग्स। और अक्सर ख़वातीन ऐसा करती हैं, क्योंकि मैं अपने कोलीग्स की कुछ बेगमात को ऐसे जानता हूँ जिन लोगों ने थोड़ा सा उनको लगता था कि ये लोग चीट कर रहे हैं, या फिर अपनी फ़ीमेल कोलीग्स वगैरह से फ्री हुए, कुछ हुए, तो चीज़ें बाद में सेटल हो गई, लेकिन फिर वो साल 1.5 साल बाद फट डे में दोबारा निकल के आई। तो बंदे को ख्याल आया कि यार तुम भूली नहीं है अभी तक, मतलब मैं तो समझाता था ये चीज़ सेटल हो गई थी। फहद, गड़े मुर्दे उखाड़ना जिसे कहते हैं। गड़े मुर्दे उखाड़ना, बिल्कुल। देखें, कोई कोई बातें इम्पॉर्टेंट होती हैं जो कि भूलती नहीं है। जैसे मैं ये कहती हूँ कि आई विल फॉरगिव बट आई विल नॉट फॉरगेट। ये मैं कहती हूँ, आई विल चूज टू फॉरगिव बट आई विल नॉट फॉरगेट। आई विल नॉट फॉरगेट बिकॉज आई गॉट माई लर्निंग्स फ्रॉम, मैंने उससे सीखा। अगर मैं भूल जाऊंगी तो मैं वो सीख भी भूल जाऊंगी जो कि मेरे बहुत काम की है, जिसकी वजह से मैं अगले 5 साल प्लान कर रही हूँ, उसके अगले 5 साल प्लान कर रही हूँ। सो अगर मेरे गोल्स की फाउंडेशन मैंने गायब कर दी, अगर मैंने फॉर एग्जांपल ऐसे कह लें कि जी अभी शादी हुई है, इनिशियल टॉक हो गई है, यू स्टार्टेड ऑन अ गुड स्टेप, आप इतनी बाशोर हो गए कि आप दोनों ने मिलके जो मैंने अभी सजेस्ट किया ये सब कर लिया, तो क्या ये काफ़ी? नो। आगे अब ज़िंदगी शुरू हो रही है, एक साथ जिम्मेदारियाँ बढ़ रही हैं। क्या ये बात होना ज़रूरी है कि जी चाइल्ड स्पेसिंग होगी कि नहीं, प्रिकॉशन होगी कि नहीं, या इस पे माँ बाप का जोर होगा? कौन डिक्टेट करेगा कि हम बच्चे कब पैदा करेंगे? ठीक है। और क्या हमें नहीं मालूम कि जो लड़के के माँ बाप की खिदमत है वो लड़की पे फ़र्ज़ नहीं है, वो लड़के का फ़र्ज़ है। तो जो औरतें अपने दिल से अपने इन लॉज की खिदमत कर रही है वो क्या डिज़र्व करती है, ये कौन तय करेगा? उनको उनके एफर्ट का एक्नॉलेजमेंट और अप्रिसिएशन किस तरह से मिलेगा? कुछ लोगों की लैंग्वेज होती है गिफ्ट्स देना, गिफ्ट्स लेना। गिफ्टिंग कैन ऑल्सो बी अ वेपन। आपको पता है, आप किसी को मरूब कर दें, तोहफे दे दे के, महंगे महंगे तोहफे, अगला रिटर्न ही नहीं कर सकता वो तोहफे, फिर आप क्या करेंगे? खास तौर पे केसेस ऑफ शुगर डैडी, शुगर मॉमीज ये भी बड़ा ज़्यादा इसी वजह से चलता है ये। देखिए, चॉइसेस हम सबके पास हैं। मैं किसी को ये नहीं कह रही कि कोई गलत कर रहा है, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि सेल्फ अवेयर हो जाए और टारगेट करके अपनी ग्रोथ को उन टारगेट्स को अचीव करने की कोशिश करें कि मैं करियर में सक्सेसफुल हूँ, मैं बाकी चीज़ों में अच्छा हूँ, मैं पॉपुलर भी हूँ, बस मेरे रिश्तों में मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ। क्यों? वहाँ क्यों मेहनत नहीं की? अगर आपका व्हील ऑफ लाइफ है, एक टायर अगर फुस हो तो कितनी देर तक चलता है? गाड़ी चलाते हैं बाहर, अगर टायर पंक्चर हो जाए, वो पंक्चर वाली टायर आप कब तक चला लेंगे? मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन जैसे ही पता चलता है फ़ौरन के फ़ौरन रोक के बदलना पड़ता है। क्यों बदलते?
चलने दे, ये नहीं पता ना कब खर्चा आ जाए सर पे। कितनी कीलें होंगी उसमें जब बदलने की नौबत आएगी, कितनी कीलों का इंतजार करेंगे? आप समझ रहे हो क्या? और गाड़ी नहीं चलेगी, कब तक चलेगी, रुक जाएगी वक्त पे आके। आप समझ रहे हैं कितनी कीलें ठुकेंगी उस टायर में जब आप वो टायर बदलेंगे? बहुत कुछ चीज़ें मैं बोल जाती हूँ जो कि फिर मैं बाद में सोचती हूँ कि शायद आपकी ऑडियंस जो है वो उसकी गहराई समझ सके, और मैं चाहूँगी कि वो तो अपने अंदर रिफ्लेक्ट करे कि कहाँ वो सही है, कहाँ वो गलत है, पहले उंगली अपने ऊपर उठाए, देखें आज उन्हें कहाँ मेहनत करने की ज़रूरत है। आई ऑल्सो हैव एवरीडे चैलेंजेस। मैं कोई ऐसे वो थोड़ी हूँ, परफेक्ट थोड़ी हूँ, मैं भी गलतियाँ करती हूँ, हम सबसे होती हैं, बड़ी नॉर्मल बात है। बट जितनी चीज़ें मैंने आज आप लोगों को हाईलाइट की हैं, आज अगर आप उनमें से एक पे भी काम करना शुरू करेंगे, आपका बिहेवियर बदल जाएगा, आपका एक्शंस बदल जाएंगे, और वो दूसरों को नज़र आएगा और वो उसको सराहेंगे, और आप एक बेहतर शख्सियत के मालिक बन जाएंगे। ख़ास तौर पे आपने जो मेहनत की बात की ना, बीइंग ए फिटनेस कोच, ये बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं कि लोग इस लैंग्वेज के साथ सामने आते हैं कि यार मैं बहुत लेज़ी हूँ। सही है। अब मैं उनसे अक्सर बोलता हूँ कि यार आप जहाँ से आ रहे हो, जिस पोजीशन पे बैठे हो, फाइनेंशियली इतने साउंड हो माशाल्लाह, जिस कंपनी में काम करते हो, जो बिज़नेस आप चला रहे हो, आप अगर लेज़ी होते तो आप आते ही नहीं इस लेवल पे ना। तो आपने जनरलाइज़ कर दिया अपनी लेज़ीनेस को। तो आप जितना पैशन और जितना टाइम, जितनी एफर्ट वहाँ लगा रहे हो, उसी को चैनलाइज़ करना होता है बाकी दो एरियाज़ में, एक रिलेशनशिप, दूसरा आपका सेल्फ मैनेजमेंट या फिर आपकी सेल्फ हेल्थ। ठीक है, वो तीन है ना, वो जो एरिक पार्टेकर की बुक है 3 अलार्म्स, उसमें तीन ही तो चीज़ें हैं, और क्या है। फॉर एग्जांपल हेल्थ हो गई आपकी, दूसरी वेल्थ हो गई, तीसरा रिलेशनशिप हो गया। इसके अलावा क्या है, वेल्थ आपके काम से आती है, वर्क लाइफ हो गया सारा, रिलेशनशिप सारी इमोशन से अटैच्ड है, और आपका एक तीसरा वो है ट्राइपॉड का तीसरा स्टैंड है जिस पे आपकी पूरी लाइफ खड़ी है। तो आपने सारी चीज़ें वर्क और वेल्थ पे लगा दी, लेकिन वो एंजॉय किसके साथ करोगे, हेल्थ और फैमिली के साथ ना, या अकेले एंजॉय करोगे? अच्छा, आपकी बात से मुझे एक इंटरेस्टिंग बात याद आई जो कि मैं चाहूँगी कि आपके इस पॉडकास्ट में इंक्लूड हो जाए। हम बहुत आसानी से किसी भी चीज़ को अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा बना लेते हैं। मैं तो ऐसे ही हूँ। मैं आपकी जगह होती तो मेरा पहले सवाल होता है, ये आपने कब डिसाइड किया कि आप लेजी हैं? सिर्फ इसी काम के लिए। ठीक है, आप समझ रहे? मेरे विद टाइम ना, मेरी कोचिंग के साथ साथ ना, मेरे सवाल अब ज़रा से टू द पॉइंट और सख्त होते जा रहे हैं। मतलब सख्त वो सुनने वाले को लग सकते हैं, बट यकीन करें, डायरेक्ट हो जाते हैं। यकीन करें, वो ना ब्रेक थ्रू मोमेंट्स ऐसे ही हो, कोशागामी स्विच ऑफ ऑन करना। ब्रेक थ्रू, आपको ब्रेक थ्रू चाहिए। यू विल गेट ऑल द वैल्यू व्हेन यू आर क्लियर ऑन व्हाट यू वांट। देखिए, पॉडकास्ट है, लोगों के लिए अवेलेबल है, कोई उससे कितना सीखता है ये उनके ऊपर है। हमने दे दिया, उसको इस्तेमाल कैसे करना है, बिल्कुल ऐसे ही है, राइट? और इसकी एप्लीकेशन, सीखने के तरीके आपको राह दिखा दी है। ये बिल्कुल ऐसे जैसे घोड़े को कैरेट डैंगल कर दिया है, बट अब आप आगे, आप में कितना मोटिवेशन है, कितना इंटरनल ड्राइव है अपने आप को बेहतर करने का और अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर करने का। टोनी रॉबिन्स बोलते हैं ना कि योर क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप्स यू हैव, एंड द क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप्स दैट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ डिसीजंस यू टेक। इन एवरी डे वी टेक अप्रोक्सीमेटली 36,000 डिसीजंस। और मैं अक्सर ये बोलती हूँ कि आज आप अपने लिए कॉन्शियसली क्या डिसाइड करेंगे, अपने आप को प्रायोरिटी दें। आप अपने इफ़ यू आर इन अ गुड हेड स्पेस, आप अपने स्पाउस के लिए भी बेहतर है ना। फिर कौन चाहता है हर वक्त बीमार रहे उसका स्पाउस, हर वक्त मुसीबत में रहे, हर वक्त चिड़चिड़, हर वक्त सैड, हर वक्त। देखिए, मैं प्ली करती हूँ उन लोगों से भी जो आज क्लिनिकली डिप्रेस्ड भी हैं, गोइंग थ्रू मेंटल हेल्थ इश्यूज, दे आर सीकिंग सपोर्ट। प्लीज़ बाकी सब जो उनका सपोर्ट सिस्टम बन सकते हैं, ज़रूर आगे बढ़े और उनको सपोर्ट करें। हर किसी में पोटेंशियल होता है बेहतर होने का। आई वर्क विद पीपल, मैं तो डॉक्टर हूँ ना, तो आई कैन वर्क विद पीपल हु आर ऑन मेडिकेशन एज वेल। मेरी पूरी कोशिश होती है कि उनको मेडिसिन से मतलब वो टेपर ऑफ कर दें और वो अपने दिमाग को फुली इस्तेमाल कर सकें और अपने आप को रेगुलेट कर सकें। उनका माइंड से ट्वीकिंग, उनकी इमोशनल रेगुलेशन, क्या ये किसी बीमार के लिए ज़रूरी है? नो, एनीबडी
एक आम फहम चलता फिरता बंदा, उसको क्या डेली के मसले नहीं हो सकते? डिसीजन कैसे लूँ यार, मुझे कॉन्फिडेंस की कमी महसूस हो रही है, मेरी सेल्फ वर्थ कम लग रही है, मैं अपने आप में कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा, मैं नहीं हूँ। तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करा रहे हैं? अगर मैं नहीं हूँ तो मैं कौन हूँ? मैं अपने आप को क्या कह के दूसरों से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सो मैं आजकल अपने क्लाइंट्स के साथ ये ज़रूर पूछती हूँ कि अच्छा चलो ठीक है, आई नो दैट यू वर्क हियर, यू हैव दिस पोस्ट, बट हु आर यू? हु आर यू फ़ाहद? मुझे पता है कि आप एक सेल्स के चीते थे, ठीक है, और आप फिटनेस में चीते, आप मेरे फिटनेस ट्रेनर, ठीक है, बट एज अ पर्सन आप कौन है? लेकिन आप ये देखें कि हमारी अल्हम्दुलिल्लाह जो एक अलाइनमेंट है वैल्यूज़ की, ओपन डिस्कशंस के लिहाज से, जितना मुझे आपकी पर्सनालिटी मैंने गेज की या जिस चीज़ से मेरी हम आहंगी हुई कि यार इंटेलिजेंट, क्यूरियस, लर्नर, willing to gain more information, more knowledge and action. आपके actions देख के मैं ही नहीं, मेरे साले यासिर भी, we agreed for this to bring it to your audience because this is the need of the hour. और कोई तो बुरा बनता ही है, तो सही है ना। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस थिंग। ये हमने 2 पार्ट में किया। अच्छा, मैं बेसिकली ऑडियंस से ये बोलना चाहूँगा कि मैं और सना ख़ास तौर पर रिलेशनशिप कोचिंग के बारे में ना, अच्छा मेरा और यासिर भाई का जो डिस्कशन होता है ना, वो तो बड़ा याराना होता है और हम लोग ना बड़ा दिल खोल के बात करते हैं और काफ़ी दफ़ा तो ऐसी बातें भी कर जाते हैं तो बहुत तो बड़ी मुश्किल से हज़म होती है। लेकिन आपके साथ जो रिलेशनशिप का जो मैटर है वो बड़ा सॉफ्ट है, जिसको हमें बहुत ज़्यादा और ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए ज़्यादा मसाइल हैं हमारे पास जो हम डिस्कस करना चाहते हैं। तो मेरी ऑडियंस से ये दरख्वास्त है कि हम चाहेंगे आपकी तरफ से जितना इनपुट हमें मिलेगा, हम कुछ एपिसोड्स बिल्कुल आपके क्वेश्चंस पे भी रखें, क्योंकि बहुत दफ़ा देखें पर्सनल कोचिंग हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, सिंपल सी बात है। लेकिन हमारी भरपूर कोशिश है कि हम वो सारा कंटेंट जो हम अपनी पर्सनल कोचिंग में देते हैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आएँ, और उसके लिए यही सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहाँ हम ये कर सकते हैं। उससे होता ये है कि जैसे मैंने लास्ट एपिसोड में भी कहा कि भाई हज़ारों लोग हैं, हज़ारों में से किसी एक ने भी सवाल कर लिया जो 1000 लोगों के कंसर्न्स को आंसर कर देता है, तो व्हाट्स बेटर देन दैट। तो मैं चाहूँगा कि आप कुछ क्वेश्चंस हैं, डेफिनेटली इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन होगी उसमें मेरा इंस्टा हैंडल, लिंक्डइन, इनके भी सारे सोशल मीडिया प्रोफाइल्स, यासिर के भी सब मौजूद हैं। आप किसी पे भी हमें रीच आउट कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस दें, अपनी क्वेरीज़ दें, हम उस पर कोशिश करेंगे कि एक पूरा Q&A का मैं आपसे पूरा सेशन बनाऊँ और हम काफ़ी सारी चीज़ों को। छोटी सी चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी फ़हद, क्वेश्चन ज़्यादातर ख़वातीन कर रही हैं, हाँ, उन ख़वातीन को अगर जवाब मिल जाए तो जो उनके मर्द हैं वो कंप्लाई करेंगे? तो मर्द हज़रात को भी चाहिए, बिल्कुल। मैं नहीं चाहती कि कोई रह जाए पीछे, या मैं नहीं चाहती कि उनको लगे कि जी उनके लिए हम कुछ नहीं कर रहे। नहीं, रिलेशनशिप के इक्वली इश्यूज़ मेल्स को भी हैं, और ख़ास तौर पे जो लोग शादी करने जा रहे हैं, ठीक है, जो ख़ास तौर पे खैर 15 साल से ये हरकतें शुरू हो जाती हैं, डेफिनेटली वो प्यार मोहब्बत शुरू हो जाता है, लोग पागल होने शुरू हो जाते हैं। तो 15 से 25 साल 30 साल शादी से पहले की जो भी है, तो प्री मैरिटल जितनी भी चीज़ें आप डिस्कस करना चाहते हैं प्लीज़ राइट टू अस। और इसके अलावा जो शादीशुदा हैं और इश्यूज़ फेस कर रहे हैं तो वो भी दे आर इक्वली वेलकम। तो ठीक है सना, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। बिल्कुल इंशाल्लाह। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और देखते रहिएगा ये चैनल। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।